हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 47 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 8 एमसीक्यूज़। वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, इन शॉर्ट INI। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में शामिल नहीं है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से शामिल नहीं है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस में ऑप्शन सी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, इन शॉर्ट INI, वो अकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि वो शैक्षिक संस्थान हैं जो निभाते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक वाइटल रोल निभाते हैं साइंस और एजुकेशन फील्ड में। इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस है जो उन्हें मिलता है, रिसीव होता है स्पेशल रिकग्निशन और फंडिंग कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के एक्ट द्वारा डेजिग्नेट किया गया है। नेक्स्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस में क्या क्या शामिल है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज, इन शॉर्ट एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट IIT, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इन शॉर्ट NIPER, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट NIT, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्कूल्स ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इन शॉर्ट SPA, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिज़ाइन और इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट इसमें शामिल हैं। किसमें, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस में। नेक्स्ट पॉइंट में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस के बेनिफिट्स क्या हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस में अगर एडमिशन होता है तो उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि नंबर 1 पर दे इम्प्रूव द स्टैंडर्ड रिसर्च एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि ये भारत में शिक्षा के मापदंड, अनुसंधान और गुणवत्ता को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि सुधार करते हैं। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट है, काफ़ी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और किसके साथ, गुड सैलरी पैकेजेस के साथ। नंबर 3 पर दे प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। नंबर 4 पॉइंट है, प्रोवाइड करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, आउटडोर गेम्स, टेक्निकल सेमिनार्स एट्सेट्रा। और नंबर 5 पॉइंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एज ऑफ 2020 देयर आर डैश इंस्टीट्यूट्स डिक्लेयर्ड एज इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस अंडर अ डिस्टिंक्ट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के एक अलग अधिनियम के तहत 2020 तक कितने संस्थान हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया है। 2020 तक इनमें से ऑप्शन बी 159 इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्हें डिक्लेयर किया गया है इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। किसके अंडर, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर, यानी कि संसद के एक अलग अधिनियम के तहत। और जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस में इंक्लूड क्या क्या हैं। 23 IITs हैं, यानी कि 159 में से 23 तो IITs हैं, 15 एम्स हैं, 20 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट्स हैं, 31 नेट्स हैं, यानी कि 31 नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं। देन उसके बाद 25 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। 7 क्या हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट 7 नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैं। 5 NID यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिज़ाइन शामिल हैं। 3 SPA शामिल हैं, यानी कि 3 स्कूल्स ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर शामिल हैं। उसके बाद 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और 4 मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स शामिल हैं, और इसके अलावा 14 अदर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स इसमें इंक्लूड हैं। टोटल जो हैं कितने हैं, 159 2020 तक, यानी कि इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस कितने हैं 2020 तक, 159।
यानी कि इन संस्थानों का राष्ट्रीय महत्व है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दी नैक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन रिस्पॉन्स टू हुज रिकमेंडेशंस, यानी कि नैक की स्थापना किसकी सिफारिशों के जवाब में की गई थी। इनमें से नैक की स्थापना की गई थी किसकी रिकमेंडेशंस के जवाब में की गई थी। ऑप्शन डी, नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986 की। सबसे पहले नैक का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986 की सिफारिशों के जवाब में की गई थी। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, इन शॉर्ट नैक क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, मूल्यांकन करती है, इवेल्युएट करती है, असेसेस और मान्यता देती है यानी कि अक्रेडिट्स किसे, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। और ये क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी है जिसे फंडेड किया जाता है यानी कि वित्त प्राप्त होते हैं किससे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर में है। नैक ग्रेड्स देती है इंस्टीट्यूट्स को और इसमें 8 ग्रेड लेटर है, यानी कि A++ से D लेटर ग्रेड तक इसमें शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में नैक को इस्टेब्लिश किया गया था UGC द्वारा सितंबर 1994 में, और 2 नवंबर 2018 तक 568 यूनिवर्सिटीज़, 11,816 कॉलेजेस जिन्हें मान्यता प्राप्त है नैक द्वारा। इनमें से 1856 इंस्टीट्यूट्स, जिसमें 206 यूनिवर्सिटीज़ और 650 कॉलेजेस शामिल हैं जिन्हें A ग्रेड प्राप्त है नैक द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है इन फ्लिप नेट स्टैंड्स फॉर। InflipNet stands for ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इन शॉर्ट InflipNet सेंटर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है और आसान बनाती है लाइब्रेरीज़ और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को इंडिया की आगे की एजुकेशन के लिए, यानी कि इंडिया की फर्दर एजुकेशन को। इसकी बिल्डिंग कहाँ पर है, गुजरात के गांधीनगर में, और ये सेंटर स्टार्ट हुआ था मार्च 1991 में एज अ प्रोजेक्ट किसके अंडर, इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स, इन शॉर्ट IUCAAA के अंडर। और ये बन गया एक इंडिपेंडेंट बॉडी जून 1996 में। रिपोर्ट करता है इंडिया की UGC ग्रांट्स कमीशन को किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। InflipNet चलाता है नेशन वाइड हाई स्पीड डाटा नेटवर्क, कनेक्ट करता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को और अदर इंफॉर्मेशन सेंटर्स को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी हुज चांसलर इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि उस भारतीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है जिसके आचार्य भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनमें से वो इंडियन यूनिवर्सिटी है ऑप्शन सी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसके चांसलर कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री आचार्य हैं किसके, यानी कि कौन सा वो भारतीय विश्वविद्यालय है। इनमें से ऑप्शन सी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी एक ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके चांसलर कौन है, प्राइम मिनिस्टर। विश्व भारती को डिक्लेयर किया गया था सेंट्रल रिसर्च यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा 1951 में। इसके बाद नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हाई ऑफिशियल्स हैं यूनिवर्सिटी के, उसमें शामिल है विजिटर यानी कि परिदर्शक, रेक्टर यानी कि प्रधान, आचार्य यानी कि चांसलर, और उप आचार्य यानी कि वाइस चांसलर। ये हाई ऑफिशियल्स हैं यूनिवर्सिटी के। देन उसके बाद परिदर्शक यानी कि विजिटर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रधान कौन है, वेस्ट बंगाल के गवर्नर, और जबकि आचार्य कौन है इस यूनिवर्सिटी के, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले ये लोकेटेड कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन में।
देन इसके बाद इसकी स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, जहाँ पर इन्होंने इसे कहा विश्व भारती, जिसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, कम्युनियन ऑफ द वर्ल्ड विद इंडिया, यानी कि भारत के साथ दुनिया का संवाद। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंस तक, यानी कि जब तक आज़ादी नहीं मिली थी, ये क्या था, एक कॉलेज था। देन उसके बाद यानी कि आज़ादी के बाद इस इंस्टीट्यूशन को दिया गया स्टेटस किसका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 1951 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा, यानी कि भारत के संसद द्वारा। इस्टेब्लिश कब हुई थी, 23 दिसंबर 1921 को। चांसलर कौन है इस यूनिवर्सिटी के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वाइस चांसलर कौन है, विद्युत चक्रवर्ती। और ये एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके चांसलर कौन है, प्राइम मिनिस्टर। और इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, यानी कि भारत में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विश्वविद्यालयों के आचार्य कौन हैं। इनमें से वो हैं ऑप्शन बी गवर्नर, यानी कि गवर्नर क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चांसलर हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की, कौन, गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट करता है वाइस चांसलर, किसकी एडवाइस पर, किसकी कंसल्टेशन पर, स्टेट गवर्नमेंट के परामर्श के साथ। इसके अलावा चांसलर अपॉइंट करता है हिज या फिर हर को नॉमिनीज़ कई वेरियस बॉडीज़ के लिए, जैसे कि सीनेट, सिंडिकेट, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी या फिर एकेडमिक काउंसिल ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज़। क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय का परिदर्शक होगा। इनमें से वो होगा ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। किसके अकॉर्डिंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी के विजिटर होंगे। विजिटर को टाइम टू टाइम अपॉइंट करना होगा, एक या एक से ज़्यादा पर्सन्स को रिव्यू करने के लिए, यूनिवर्सिटी के वर्क और प्रोग्रेस के लिए, जिसमें कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं। इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहाँ के विजिटर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चांसलर हैं, और जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रो चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के। कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें कोर्ट होगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल होगा, और साथ ही साथ फाइनेंस कमेटी। ये सभी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर यूनिवर्सिटी कोर्ट क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी है यूनिवर्सिटी की, जिसके पास पावर है रिव्यू करने की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल के कार्यों की, यानी कि एक्ट्स की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूनिवर्सिटी की, किसकी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। और एकेडमिक काउंसिल हाईएस्ट एकेडमिक बॉडी है यूनिवर्सिटी की, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेशन और एग्जामिनेशन के मेंटेनेंस के लिए। और एकेडमिक काउंसिल के पास राइट होता है कि वो एडवाइस कर सकती है, यानी कि सलाह दे सकती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सभी एकेडमिक मैटर्स पर। देन इसके बाद फाइनेंस कमेटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिकमेंड करने के लिए, सिफारिश करने के लिए फाइनेंशियल पॉलिसीज़ की, गोल्स और बजट की। कौन सी कमेटी, फाइनेंस कमेटी। ये एग्जांपल लिया हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर यूनिवर्सिटी कोर्ट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल और फाइनेंस कमेटी, ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी की। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2019 वेयर विल बी द टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बी सेटअप, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार कहाँ पर दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। अकॉर्डिंग टू दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2019 दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ सेटअप की जाएंगी, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन,
यानी कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2019 कब 8 जुलाई 2019 को, और ये क्लियर किया गया लोकसभा द्वारा कब 12 जुलाई 2019 को। देन फाइनली जो है इस बिल को अप्रूव किया गया, मंजूरी मिल गई राज्यसभा की ट्यूसडे को 16 जुलाई 2019 को। इस एक्ट यानी कि इस अधिनियम के प्रावधान में प्रोविज़न में अमेंड किया गया, यानी कि संशोधन किया गया, चेंज किया गया, इम्प्रूवमेंट किए गए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 में, जहाँ पे एम क्या है इसका कि इस्टेब्लिश करना यूनिवर्सिटीज़ को एजुकेशन और रिसर्च के लिए इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में। इसके बाद नेक्स्ट व्हाट द बिल इम्प्लाइज, यानी कि बिल का मतलब क्या है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल क्रिएट करता है रूम किसके लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश स्टेट में। और इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के नाम क्या होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश और सेकंड होगी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है ट्राइबल पॉपुलेशन को हायर एजुकेशन में और रिसर्च में, और क्रिएट करना है इनफ फैसिलिटीज़ रिसर्चेस के लिए जो किससे जुड़ी हैं, ट्राइबल आर्ट से, टेक्नोलॉजी, कल्चर और कस्टम से, यानी कि रिवाजों से। नेक्स्ट पॉइंट में हम बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के प्रावधानों के अनुसार प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश स्टेट में इनका क्रिएशन करना मैंडेटरी हो जाता है, यानी कि अनिवार्य हो जाता है। किन प्रावधानों के अनुसार, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग। और लास्ट पॉइंट है जो भी मेजर्स यानी कि उपाय किए गए हैं इस अमेंडमेंट के अनुसार, इस संशोधन के अनुसार, कि यूनिवर्सिटी को अगले 4 सालों में क्रिएट कर दिया जाएगा, जहाँ पर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलॉट किए हैं 450 करोड़ इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज़ के लिए, और टोटल वैल्यू क्या होगी आंध्र प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए 902 करोड़। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं 420 करोड़ फर्स्ट फेज़ के लिए सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के, और सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के इस प्रोजेक्ट पर टोटल कितना खर्च आएगा, 836 करोड़। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 8 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।